गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इन बीएससी पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट जूलॉजी पेपर थर्ड आज हम जो हमारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर जो नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें एस्ट्रस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो एज अ साइनॉप्सिस हम इन दोनों साइकिल्स के बारे में और इनकी जो फेजेस हैं जो सब क्लासिफाइड की हैं लिटरेचर के आधार पर उनको हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज़ दीज टू साइकिल्स और इनका जो है जो फीमेल के अंदर बेसिकली किस प्रकार से ये कंट्रोल्ड और रेगुलेट होती हैं बाय द हेल्प ऑफ हार्मोन्स, इसकी हम इस स्टडी करेंगे। फर्स्टली इंट्रोडक्शन, ये एनिमल्स में स्पेशली इन फीमेल्स जो है उनमें पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है। और बेसिकली जो मैमल हैं उनमें सिर्फ कुछ प्राइमेट्स को हम छोड़ दें और बाकी सभी के अंदर जो है वो ये एक रेगुलर साइकिल की फॉर्म में पाई जाने वाली एक साइकिल होती है, जो कि इसकी जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उस पीरियड के अंदर ओवुलेशन और ओवुलेशन के बाद मेल गैमेट सेल जो है यानी स्पर्म जो है उससे फर्टिलाइज होने और उसके बाद जो है बॉडी में फर्टिलाइज जो ओवम है उसको इम्प्लांट करने की पीरियड्स को इन्वॉल्व किए रहता है। तो जो फीमेल है जब जो है मेल गैमीट्स को रिसीव करने के लिए एक्टिव होती है साइंटिफिकली और हार्मोनल रेगुलेशन के द्वारा, तो उस टाइम पीरियड को हम हीट पीरियड या एस्ट्रस साइकिल कहते हैं, जो कि स्पीशीज स्पेसिफिक होता है और इसके लिए जो फीमेल है उसके अंतर्गत ये टाइम स्पेसिफिक जो है वो एक्टिविटी होती है। जो बेसिकली मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो शुरू होती है उससे जो है गवर्न की जाती है या रीड अप की जाती है। और दो प्रकार के साइकिल्स हैं जिसमें हमने पहला एस्ट्रस साइकिल में क्लासिफाइड करेंगे इसे और दूसरा हम इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्लासिफाइड करेंगे। तो फर्स्टली वी विल सी द एस्ट्रस साइकिल की एस्ट्रस साइकिल होती क्या है। जो लोअर मैमल है उनके अंदर बेसिकली ये साइकिल पाई जाती है और इस साइकिल में जो है वो सेक्स डिज़ायर ही केवल जो है वो ट्रिगर नहीं होती, बल्कि उस फीमेल के अंदर जो उसका यूट्रस है और उसका जो वेजाइनल एरिया है उस एरिया के अंदर कई सीक्वेंशनल चेंजेस आते हैं जो कि बायोलॉजिकल कंट्रोल होते हैं और ये फर्टिलाइज जो सेल है उसको रिसीव करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। इस प्रिपरेशन के अंदर बेसिकली जो यूट्रस है उसका इंटीरियर जो एपिथेलियल एरिया है वो थोड़ा थिक हो जाता है, साथ ही साथ प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए और ऑक्सीजन और अदर्स मटेरियल के सर्कुलेशन के लिए जो है ब्लड कैपिलरीज और जो ग्रैनुलर सेल्स हैं उनका नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। और ये जो क्रिया है वो ओवुलेशन के कुछ समय पहले ही कंप्लीट यानी प्री प्रिपेयर्ड हो जाती है। अगर यूट्रस में जो फर्टिलाइज सेल है उसे रिसीव नहीं किया जाता तो अगेन बायोलॉजिकली कंट्रोल होते हुए ये वापस अपनी प्री फेज में या सामान्य अवस्था में लौट आती है और ये भी बेसिकली हार्मोन्स के द्वारा ही कंट्रोल्ड एक इवेंट होता है। और इस प्रकार से ये अल्टरनेटिव फेज़ में या फॉर्म में अपने थोड़े थोड़े समय के बाद रिपीटिशन होने वाली साइकिल है जो कि स्पीशीज़ स्पेसिफिक होती है। यानी सभी मेंबर्स जो हैं उनके अंदर अलग अलग जातियों में ये जो है उनके डेज़ के आधार पर होने वाले जो सीक्वेंशनल चेंजेस हैं वो फिक्स्ड होते हैं। और इसी जो ड्यूरेशन को हम जो ये एक ड्यूरेशन होता है उसे हम ब्रीडिंग सीज़न कहते हैं। और इस ब्रीडिंग सीज़न के अंदर यानी एक जो ब्रीडिंग सीज़न है उसके अंदर ये जो प्रिपरेशन की जो साइकिल है या जो एस्ट्रस साइकिल है उसके नंबर्स के आधार पर हम पहला क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसे हम 3 फॉर्म्स में बांटते हैं। दीज आर नोन एज
these are known as, I will take blue color, monoestrus, diestrus and polyestrus. तो व्हाट अबाउट मोनोएस्ट्रस? ये लोअर जो मैमल हैं उनमें पाया जाता है और एक ब्रीडिंग साइकिल के अंदर केवल एक ही साइकिल या एक ही चक्र होता है, इन्हें मोनोएस्ट्रस कहते हैं। और एग्जाम्पल इसमें जो है वाइल्ड एनिमल हैं, जैसा वाइल्ड डॉग्स हैं, इनके अंदर इस प्रकार की साइकिल पाई जाती है। सेकंड जो हैं वो डायस्ट्रस एनिमल हैं, जिनमें एक ब्रीडिंग सीजन में 2 एस्ट्रस साइकिल पाई जाती हैं, इसका एग्जाम्पल कैट है। और थर्ड पॉलीएस्ट्रस फॉर्म होती है, जिसके अंदर एक ही ब्रीडिंग सीजन में एक से अधिक एस्ट्रस साइकिल्स पाई जाती हैं। जैसा कि फीमेल रैट्स जो होती हैं उनमें 5 डेज़ के अल्टरनेशन के अंदर ही दूसरा जो है एस्ट्रस साइकिल वो शुरू हो जाता है। और गिनी पिग्स के अंदर 15 यानी स्पीशीज़ स्पेसिफिक होने वाली ये इवेंट होती हैं, जिसके अंदर रिपीटिशन होता है एक ब्रीडिंग साइकिल में 3 से ज़्यादा बार। तो इस प्रकार से हम इन्हें फिर पॉलीएस्ट्रस जो कैटेगरी है उनके अंदर स्टडी करते हैं। अब हम इस एस्ट्रस साइकिल की जब स्टडी करते हैं तो उसे हम 4 फेजेस के अंदर स्टडी करते हैं, जिसमें अगेन आई हैव टू टेक द कलर ब्लू, प्रोएस्ट्रस, एस्ट्रस, मेटाएस्ट्रस और एनएस्ट्रस और डाईएस्ट्रस की फॉर्म में इनको स्टडी करेंगे। तो इसे मैं आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूँगा। ये देखिए, इसको इस स्लाइड के अंदर जो है हम जो है चारों फॉर्म्स को स्टडी कर रहे हैं। और पहला जो है ए जो है वो प्रोएस्ट्रस फेज़ है। इसके अंदर होने वाले चेंजेस क्या हैं? ये फर्स्ट फेज़ होती है और इसी कारण से इसे बिल्डिंग अप फेज़ भी कहते हैं। इसके अंदर जो फॉलिकल सेल्स हैं या जो ओवम है वो डेवलप होता है, साथ ही साथ जो उसकी फॉलिकल फ्लूइड है उसके अंदर भी डेवलपमेंट होता है, उसकी जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ होती है। इसमें एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स है वो प्रेजेंट होते हैं। इस फेज़ के अंदर जो है वो वेजाइनल और वेजाइनल जो है एरिया है उसके अंदर संकुचित, और साथ ही साथ जो इसके अंदर ब्लड सेल्स हैं उनका और जो फ्रेश ब्लड सेल्स हैं और जो सेंगुलस जो फ्लूइड है उसका जो है सिक्रेशन होने लगता है। साथ ही वेजाइनल एपिथेलियम में प्रोलिफिकेशन के कारण यानी न्यू सेल्स के डेवलपमेंट की रेट इंक्रीज़ हो जाती है, और इस एक्टिविटी से जो फॉलिकल्स द्वारा सीक्रेटेड एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा ये कंट्रोल्ड होने वाली एक्टिविटी होती है। साथ ही साथ जो वेजाइनल स्मेयर है उसमें अधिक नंबर में न्यूक्लिएटेड एपिथेलियल सेल्स की जो है प्रेजेंस देखी जाती है। आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है, जो ए जो है वो उसकी अवस्था की इंडिकेशन अवस्था है, जिसके अंदर हम जो है वो इसकी लेयर्स को, जो अपर लेयर है उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और इसके बाद जो सी फेज़ है उस सी फेज़ के अंदर सीक्वेशनल चेंजेस हुए हैं, इस फेज़ में हम इसको एस्ट्रस फेज़ के अंदर क्लासिफाइड करते हैं। मैं अगेन पेन के थ्रू आपको इंडिकेट करता हूँ दिस वन, ऑलराइट। बेसिकली ये जो है वो प्रोस्ट्रस या प्रोलिफिकेशन के बाद की स्टेज है, और इसके अंदर जो है फीमेल जो है वो हीट पीरियड में होती है। इसका एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। साथ ही साथ जो इसकी वेजाइनल एपिथेलियल सेल हैं वो थिक हो जाती हैं। जो एक्टोडर्मल सेल है उनके अंदर के जो है डिपोजिशन केराटिन का डिपोजिशन हो जाता है, और जो है कॉर्निफाइड सेल्स अपीयर हो जाती हैं। इसकी जो
पर्टिकुलर जो इसका इस ड्यूरेशन का जो टाइम पीरियड है उसी ड्यूरेशन के अंदर जो है ओवुलेशन होता है, और जो फीमेल है वो बेसिकली कंसीव होने के लिए ज़्यादा रिसीवर की फॉर्म में रहती है, उसकी संभावना है, उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और ये स्पीशीज़ स्पेसिफिक होती है, यानी ड्यूरेशन जो है वो अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग होता है। जैसे फिर आप देखेंगे कि जो कैट्स हैं उनके अंदर बेसिकली 9 to 15 आवर्स तक जो है वो कंसीव हो सकती है, जबकि जो दूसरे एनिमल्स हैं जैसा डॉग्स के अंदर है वो बेसिकली 9 डेज़ तक जो है इस ड्यूरेशन को शो करते हैं। और अगर इस ड्यूरेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ओवुलेशन हो गया, मेल का जो जेनेटिक प्रोडक्ट है स्पर्म जो है वो आकर दोनों इंट्रोड्यूस हो गए और उनके अंदर जो है जाइगोट फॉर्म हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो उस ड्यूरेशन के बाद जो एक नया इवेंट है यानी प्लेसेंटा फॉर्मेशन वो भी शुरू हो जाता है, और वो इसी प्रेगनेंसी ड्यूरेशन के अंदर कंसीडर किया जाता है। और इन केस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर थर्ड फेज़ के अंदर, जिसे हम मेटास्ट्रस साइकिल कहते हैं, उसके अंदर एनिमल एंटर करता है। तो जो इसका ई सेगमेंट जो है उसको आप कंपैरेटिवली ए और सी से देखेंगे तो उसके अंदर होने वाले जो चेंजेस हैं उसमें बेसिकली क्या होता है, अगर जो है जो गैमेटिक सेल ओवम है वो रिलीज़ होने के बाद जो रिड्यूसिंग मटेरियल है यानी जो कार्पस लूटियम है उसका डेवलपमेंट होता है, और ये फेज़ ओवुलेशन के एकदम बाद शुरू होने वाली फ़ेज़ है। और इस फेज़ के अंदर जो फॉलिकल सेल्स हैं वो ओवुलेशन के बाद एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इफ़ेक्ट से कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करती हैं, और इसी फेज़ में एस्ट्रोजन का लेवल रिड्यूस हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है। कार्पस ल्यूटियम द्वारा सीक्रेटेड प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है उसके द्वारा और भी कई जो हैं जो चेंजेस वो आते हैं। इन केस फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती, और इस समय कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है, और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर जो चेंजेस हो रहे थे वो सारे चेंजेस समाप्त हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। मोनोस्ट्रेशंस मैमलिन में एज लाइक रैबिट्स, इनमें निषेचन नहीं होने के बाद भी कभी कभी आफ्टर फर्टिलाइजेशन वाली जो चेंजेस हैं वो दिखने लगते हैं, परंतु इन चेंजेस को क्योंकि ये ट्रुथ चेंजेस नहीं हैं और गवर्न नहीं मतलब हार्मोनल गवर्न नहीं होने वाले चेंजेस हैं, आगे सक्सेसफुल नहीं होते हैं, इसी कारण से इन्हें हम स्यूडो प्रेगनेंसी कहते हैं। अब लास्ट जो बचा है जो आपको सब स्लाइड जी के अंदर दिख रहा है, उसके अंदर होने वाले जो चेंजेस हैं उन चेंजेस के आधार पर इस फेज़ को हम एनेस्ट्रस फेज़ या डाइनएस्ट्रस फेज़ कहते हैं। बेसिकली इसे रेस्टिंग फेज़ भी डिनोट करते हैं, और ये पॉलीएस्ट्रस एनिमल्स में बहुत छोटे ड्यूरेशन का फेज़ होता है तथा इस फेज़ में जो नेक्स्ट एस्ट्रस फेज़ के अंदर जो एंटर करना है उसके लिए प्रिपरेशन होती है, इसीलिए इसे प्रिपेयरिंग फेज़ भी कहते हैं। बेसिकली इस फेज़ में कार्पस ल्यूटियम जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव होने के कारण जो उसके द्वारा सीक्रेटेड हार्मोन या उससे गवर्न होने वाली जो एक्टिविटीज़ थी वो परफॉर्म नहीं हो पाती हैं। चूहे में या रैट्स के अंदर अगर एज एन एग्ज़ाम्पल हम कंसीडर करें तो ये रेस्टिंग फेज़ 4 to 5 डेज़ तक बनी रहती है, और इस चेंजेस में होने वाले जो सीक्वेंशनल चेंजेस हैं उसमें WBC और जो कॉलमुलर सेल्स हैं और जो सिक्रेटरी सेल्स हैं वो अपीयर होती हैं।
जो नेक्स्ट साइकिल है उन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं और इस डायग्राम के थ्रू आप लोगों को उसमें होने वाले हार्मोनल चेंजेस के बारे में दिख रहा है। डायग्राम में बेसिकली हमने उसे फॉलिकुलर फेज और ल्यूटल फेज के अंदर क्लासिफाइड किया है। बीच के अंदर ओव्यूलेशन यानी कंसीव होने वाली जो एक्टिविटी है उसके लिए जो 14 डेज के ऊपर आपको दिख रही है उसे एक्टिवेट किया है। और फिर इन तीनों ग्राफ को हमने 3 कैटेगरी के अंदर आपको दिख रहा है ओवेरियन साइकिल में कि पहला जो अपर वाला पार्ट है उसमें ओवेरियन हार्मोन साइकिल, दूसरा जो है वो हार्मोन्स में जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है उसके द्वारा सीक्रेटेड हार्मोन्स के द्वारा किस प्रकार से जो लेवल के अंदर चेंजेस आता है वो है, और तीसरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल है जो कि यूट्रस की वॉल के अंदर होने वाले सीक्वेंशनल चेंजेस, साथ ही साथ जो ऊपर जाइगोटिक सेल है उसका कार्पस लूटियम में बनना या ओवम का रिलीज होना, ये एक्टिविटीज़ को हम कंपैरेटिवली इसके अंदर स्टडी करेंगे। अब हम इसके अंदर जो एग्जांपल लेंगे वो ह्यूमन का ही लेंगे। बेसिकली जो मेंस्ट्रुएशन जो मीनिंग है वो ग्रीक वर्ड से आया है जिसके अंदर ल्यूनर जो है मंथ यानी इस जो मून साइकिल से जो गवर्न होता है उससे ये नाम या टर्मिनोलॉजी को लिया गया है, जो कि फीमेल्स के अंदर ह्यूमन में फीमेल्स के अंदर बेसिकली 28 डेज की एक फिक्स साइकिल होती है जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल या रज चक्र कहते हैं। और इसके अंदर जो इवेंट्स हैं उसमें ओवेरियन साइकिल और साथ ही साथ जो यूट्रस है उसके अंतर्गत ओवेरियन साइकिल की इवेंट्स और जो गर्भाशय है उसके एंडोमेट्रियम के अंदर होने वाले चेंजेस को हम स्टडी करते हैं। इसमें जो गर्भाशय की भित्ति है उसका इंटीरियर पोर्शन थोड़ा थिक हो जाता है, साथ ही साथ इसमें भी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाता है और डेवलप होने वाले एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए सेल्स के अंदर फैट का और ग्लाइकोजन का जो है डिपोजिशन शुरू हो जाता है। और अगर इस प्रकार की चेंजेस नहीं हुए हैं जिसमें इम्प्लांट एम्ब्रियो नहीं होगा तो फिर 26 और 27 डेज़ के बाद यूट्रस की जो वॉल है उसके अंदर चेंजेस में ब्लड का सिक्रेशन होने लगता है और फीमेल कंसीव नहीं होती है। साथ ही साथ उसकी जो उसका गर्भाशय का जो इंटीरियर एरिया है उसके अंदर जो है सीक्वेंशनल चेंजेस होने की कंप्लीट साइकिल को ही हम जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। यानी अगर कंसीव हो गया तो इम्प्लांटेशन के लिए हम जो है वो एनवायरमेंटल प्रोवाइड किया जाता है, और अगर नहीं होता तो अगेन उस साइकिल के अंदर जिसमें हीट पीरियड के अंदर जो है फीमेल एंटर करेगी और रेस्टिंग फेज ए वाली जो चेंजेस हैं वो आते हैं। तो इन तीनों ड्यूरेशन को इंक्लूड करते हुए एक मेंस्ट्रुअल साइकिल परफॉर्म होती है और इसका जो ड्यूरेशन है वो 28 डेज़ का होता है, जो कि रिपीटेटिव सीक्वेंशनल चेंजेस हैं। अब इस इवेंट को भी स्टडी करने के लिए 4 सब डिवीज़न में जो मैंने ब्लैक बोर्ड आपको स्क्रीन दिखाया था उसमें हमने इसे 4 सब स्टेजेस के अंदर सब क्लासिफाइड किया हुआ है, जिसमें प्रोलिफिकेशन या प्लॉरिफेरेटिव फेज, प्रचुरोद भवन प्रवस्था, ओव्यूलेशन फेज और सीक्रेटरी फेज और मेंस्ट्रुअल फेज, ऐसे 4 फेजेस के अंदर इसको सब क्लासिफाइड किया था। तो आप इसकी जो डायग्राम है उसके अंदर जो अपर जो ओवम सेल है ओवेरियन साइकिल और जो सबसे नीचे लास्ट में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन दोनों को फोकस करते हुए इस टेक्स्ट को हम स्टडी करेंगे, जिसमें पहली फेज़ है प्रचुरोद भवन प्रवस्था। और इस प्रवस्था के अंतर्गत या प्रोलिफरेटिव फेज़ के अंदर जो फॉलिकुलर फेज़ है और जो प्रो ओव्यूलेशन फेज़ है इस नाम से भी इसे हम इंडिकेट करते हैं। इस फेज़ के अंदर ब्लड के सीक्रेशन के बाद में और जो ओव्यूलेशन है उससे पहले की जो ड्यूरेशन है उसको हम कंसीडर करते हैं, जो कि बेसिकली 6 to 13 डेज़ तक का ड्यूरेशन होता है।
इस समय जो ब्लड जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसमें जो ब्लड की जो लॉस हुई है उसको वापस से कवर अप कर लिया जाता है और ये फेज़ के अंदर फीमेल जो है वापस प्रिपेयर हो जाती है। और प्रिपरेशन के लिए फिर क्या होता है कि जो अंडाशय है उसके द्वारा एस्ट्रोजन का जो है सिक्रीशन होता है और एस्ट्रोजन की अमाउंट बढ़ने से जो यूट्रस है उनकी जो अंतःस्तर की जो सेल हैं जिसके अंदर थोड़ी हानि हुई है, सेल के अंदर जो सीक्वेंस चेंज हुए हैं वो वापस क्या होती हैं, प्रिपेयर होती हैं या उसके अंदर जो लॉस हुआ है उसको फिलअप किया जाता है। और जो स्ट्रेटम बेसिलिस की जो सेल्स हैं उसमें वो डिवाइड हो जाती हैं और नई स्ट्रेटम फंक्शनलिसिस का डेवलपमेंट होता है। इस फेज़ के लास्ट ड्यूरेशन के समय जो गर्भाशय है, जो यूट्रस है, उससे जो है ब्लड लॉस की जो ड्यूरेशन है और जो ओवुलेशन की ड्यूरेशन है वो अप्रॉक्सीमेट 10 डेज़ तक ये जो फेज़ है अपने आप को परफॉर्मेंस फॉर्म करने के लिए शो करती है। यानी टोटली ये 10 डेज़ के अंदर होने वाला इवेंट होता है। सेकेंडरी जो फेज़ है उसे हम ओवुलेटरी फेज़ कहते हैं। आप ऊपर जो ओवेरियन साइकिल है उसके अंदर देख रहे हैं। इस फेज़ के अंदर गर्भाशय में जो अंतःस्तर है उसमें कोई स्पेसिफिक चेंजेस नहीं आते हैं जो आपको नीचे जो है डायग्राम में दिख रहा है। और इस फेज़ के अंदर जो अंडाशय है उसके पुट्टिका के रप्चर्ड होने के कारण जो ओवम सेल है वो बाहर आ जाती है और इसी इवेंट को हम जो है ओवुलेशन कहते हैं। और 28 डेज़ की साइकिल में बेसिकली ये जो इवेंट होता है मीनवाइज वो आपको नीचे दिख रहा है कि 14 डेज़ के समय ये रप्चर्ड होता है। और इस समय जो है फीमेल की बॉडी का जो है टेम्परेचर वो इंक्रीज़ हो जाता है और ये बेसिकली जो ये फेज़ है वो जो है वो न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल आने तक ये प्रवस्था बनी रहती है और जो रप्चर्ड जो फॉलिकल सेल है उसके द्वारा कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन या डेवलपमेंट होता है। अब इसके बाद जो थर्ड फेज़ आती है उसे हम सीक्रेटरी फेज़ कहते हैं। आफ्टर 14 डेज़ के बाद वाली जो फेज़ है तो या फिर इसे हम पोस्ट ओवुलेशन फेज़ भी कहते हैं जो कि 15 से 28 डेज़ के बीच की ड्यूरेशन होता है और ओवम के रैप्चर्ड होने के नेक्स्ट डे से ही जो है ये फेज़ जो है शुरू हो जाती है। पर ये फेज़ जब तक रहती है तब तक ब्लड का सिक्रेशन नहीं होता है क्योंकि इस फेज़ में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन की जो अमाउंट है सिक्रीशन जो लेवल है वो बढ़ जाता है क्योंकि कार्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कंट्रोल में हो जाता है और कार्पस ल्यूटियम जो है वो एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीशन को प्रारंभ कर देता है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो यूट्रस की जो एंडोथेलियम है उसको जो फर्टिलाइज ओवम है उसे कंसीव करने के लिए प्रिपेयर करता है और गर्भाशय की दीवार का जो इंटीरियर सरफेस है वो बेसिकली उसमें जो सीक्वेंशनल चेंजेस हैं वो थिक हो जाएगा, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए सेल्स के अंदर जो है नेचर चेंज हो जाएगा। नेचर चेंज में क्या बेसिक बात है कि उसके अंदर जो है फैट का डिपोजिशन होगा, ग्लाइकोजन का डिपोजिशन होगा और सेल्स ग्रैन्युलर सेल्स के अंदर कन्वर्ट होकर सिक्रीशन का काम प्रारंभ कर देती हैं। इस तरह से इस फेज़ में जो टिश्यूज़ हैं उसके द्वारा भी सफिशिएंट अमाउंट में सिक्रीशन करने के लिए सेल्स के नंबर में ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। और इन सब का जो एक मोटो है इन सारी चेंजेस का वो है केवल जो फर्टिलाइज जाइगोटिक जो सेल है उसे वो गर्भाशय की भित्ति से अटैच करे जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं और उसी के लिए ये एक प्लेटफॉर्म परफॉर्म करने वाली फेज़ होती है। अब जो लास्ट फेज़ है उसे हम मेंस्ट्रुअल फेज़ कहते हैं जो आपको 28 साइकिल में जो आगे के जो ड्यूरेशन है उसके अंदर है। अगर
फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम से एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन स्टॉप हो जाएगा और कार्पस ल्यूटियम कार्पल एल्बिकेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस कारण से जो है ब्लड का सीक्रेशन प्रारंभ हो जाता है। क्यों होता है ब्लड का सीक्रेशन? बेसिकली क्योंकि इस समय जो यूट्रस है उसकी जो इंटीरियर वॉल है उसके द्वारा जो प्रीवियसली जो टिश्यूज़ डेवलप हुए थे वे और जो म्यूकस सेल हैं वो मिक्सचर की फॉर्म में एक्सक्रीट की जाती हैं, परंतु बेसमेंट लेयर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई हार्म नहीं होता है। और इस सीक्रेशन ये जो सीक्रेशन है बेसिकली इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो बेसिकली 4 to 5 डेज तक ड्यूरेशन तक होने वाला है। और टोटली इसके अंदर जो है अगर अमाउंट के लेवल पर हम बात करें तो 35 ml जो है वो ब्लड और 35 ml जो है कंपैरेटिवली उसके अंदर जो टिश्यूज़ हैं स्ट्रेटम फंक्शनलिसिस की जो सेल्स हैं और जो सीक्रेटरी प्रोडक्ट्स हैं वो होते हैं। ऑलराइट, अतः जो ओवेरियन साइकिल का जो फर्स्ट डे है उसे हम जो है ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके फर्स्ट डे से इंडिकेट करते हैं। अब इसी डायग्राम में आपको पिट्यूटरी हार्मोनल साइकिल बीच के अंदर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच हार्मोन है वो ड्यूरेशन ओवेरियन साइकिल के बीच में दिख रहा है। तो अब हम जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है इस चैप्टर का उसे स्टडी कर रहे हैं जिसमें बेसिकली हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ द फीमेल सेक्सुअल साइकिल इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के सीक्रेटरी हार्मोन्स के रेगुलेशन में होने वाला ये इवेंट है जिसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अपना सीक्रेशन ब्रेन में प्रेजेंट जो हाइपोथैलेमस है उसके द्वारा गवर्न होता है। हाइपोथैलेमस द्वारा जो है सीक्रेटरी गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन GnRH जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेटेड हार्मोन के कंट्रोल में होता है, जो कि हम प्रीवियसली क्लासेस के अंदर स्टडी कर चुके हैं। जब GnRH जो है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा FHH व LH के स्रावित करने के लिए स्टिमुलेट करता है, तो FHH व LH के कारण हार्मोन्स के कारण जो फॉलिकल सेल्स है उसका डेवलपमेंट साथ ही साथ मैच्योर होना और उसका क्या कहते हैं उसके द्वारा एस्ट्रोजन का सीक्रेशन होना, इन तीनों एक्टिविटीज़ का डेवलपमेंट फॉलिकल सेल्स का, उसका फॉलिकल सेल्स में कन्वर्जन, कंप्लीट ग्रोथ होने वाले में और उसके द्वारा एस्ट्रोजन का सीक्रेशन, इन तीनों इवेंट्स को वो कंट्रोल करता है। और उन सब में केवल एक ही फॉलिकुलर सेल को छोड़कर बाकी सभी जो हैं वो डीजनरेटेड हो जाती हैं। शेष जो बची हुई ये एक जो सेल है वो एट्रेटियल सीक्रेट करती हैं और फॉलिकल द्वारा एक्सिस अमाउंट में एस्ट्रेटियल जो है सीक्रेशन वो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्सिस अमाउंट में FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सीक्रेशन के लिए उत्प्रेरित या स्टिमुलेट करता है। और जैसा कि हमको पता ही है कि अगर अधिक मात्रा के अंदर ल्यूटिनाइजिंग का जो सीक्रेशन होगा तो वो फॉलिकल सेल्स के डेवलपमेंट के लिए और ओवुलेशन के लिए एक एसेंशियल इवेंट है, और ओवुलेशन के एकदम बाद में ही जो है वो कार्पस ल्यूटियम के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। अभी कार्पस ल्यूटियम भी जो है वो हम प्रीवियसली क्लास में स्टडी कर चुके हैं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के सीक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और धीरे धीरे जब इसका अमाउंट बढ़ता है तो ल्यूटिनाइजिंग फेज के मध्य में अधिकतम स्तर पर पहुंचने के कारण प्रोजेस्टेरॉन की जो अमाउंट है वो इसी समय अधिक होने लगती है। इस कारण से जो यूट्रस के अंदर होने वाले चेंजेस हैं उससे जो फर्टिलाइज जो ओवम है उसके इम्प्लांटेशन के लिए एक फेज़ प्रिपेयर्ड हो जाती है, और साथ ही साथ उसके पैरेलल क्या होगा, जो आफ्टर बर्थ होने वाले चेंजेस हैं उनके लिए भी प्री फेज होगी, यानी मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होगा, लैक्टेशन का डेवलपमेंट होगा, जो कि एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन की ब्लड के अंदर एक्सेस अमाउंट में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन व ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के स्त्रवण को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा कंट्रोल करता है। ठीक है। अब
अगर दूसरी कंडीशन बनती है जिसमें अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो फिर कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाएगा। उसी के डिजनरेशन के साथ ही एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा के अंदर भी कमी आ जाएगी, वो लेस अमाउंट में हो जाएंगे ब्लड के अंतर्गत। और इन हार्मोन्स की कमी के कारण जो हाइपोथैलेमस है उसमें पॉजिटिव फीडबैक यानी गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करने के लिए उसको स्टिमुलेट करेगी। इस कारण से एज रिजल्ट जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अधिक अमाउंट के अंदर FSH व LH का स्त्रवण करेगी और उसी के सीक्रेशन के कारण नया मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो शुरू हो जाता है। तो 28 डेज़ के अल्टरनेशन में हार्मोन्स के द्वारा जो है एक फेज़ के अंदर प्री फेज़ और फिर बाद में अगर ओव्यूलेशन होता है तो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा जो हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के गवर्न के कारण इस साइकिल को कंट्रोल किया जाता है। तो आज की क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने बेसिकली जो है हमारे अब जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा जिसके अंदर हमें एम्ब्रियो को डेवलप करना है उससे रिलेटेड जो फीमेल्स के अंदर जो है एस्ट्रस व मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके बारे में स्टडी किया और उसी भी हमने फिर अलग अलग फेजेस के अंदर स्टडी किया है। थैंक यू।